सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि विटामिन है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो विटामिन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनसे आपका क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं जाने वाला है। तो देखिए विटामिन जो होते हैं ये वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। देखिए आज जो पेन है ना वो नहीं है, तो इस वजह से आपको इसी तरीके से देखना पड़ेगा, तो इसके लिए सॉरी। तो फर्स्ट लाइन है हमारी, वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनकी आवश्यकता सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए होती है। जैसा कि आपको पता है कि प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होते हैं। लेकिन जो विटामिन होता है और जो खनिज होता है ये हमारी बॉडी में कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। तो इसी वजह से हम इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में सूक्ष्म पोषक पदार्थ। और जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है, उसको हम कह सकते हैं कि माइक्रो कहेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनकी मात्रा क्योंकि हमारे शरीर में ज़्यादा होती है। तो ये जो विटामिन होती हैं और जो खनिज होते हैं ये हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं, चयापचय की क्रियाएं होती हैं, उनमें हेल्प करते हैं। तो देखिए विटामिन उपापचयी क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते हैं, किंतु उन अनेक एंजाइमों के सहायक की भांति में कार्य करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के उपापचय में भाग लेते हैं। विटामिन की कमी से होने वाले रोग को हम क्या कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ए विटामिनोसिस कहते हैं। जो अगर कमी से कोई रोग हो रहा है, और वहीं अगर अधिकता से होने वाले रोग को हम क्या कहते हैं, हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। इनके जो समूह होते हैं वो दो होते हैं, एक तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और एक वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो बी और सी होता है। तो बी 12 तक होता है, B1 से लेकर B12 तक होता है, जिसमें B1, B2, B3, B5, B6, B9 एंड B12 आते हैं। 10, 11 ये सब नहीं रहते हैं, ठीक है। और ये विटामिन आते हैं। तो ये जो है क्या करते हैं कि जितने भी B1 के जितने ग्रुप हैं वो सभी क्या होते हैं कि जल में घुलनशील होते हैं, और जो सी विटामिन है जल में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो A, D, E के जो विटामिन हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद कर लेना है। वैसे है ईजी, लेकिन बार बार क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है। विटामिन के पूर्वगामी को प्रोविटामिन कहते हैं। बी कैरोटीन विटामिन ए, जैसे कि कभी कभी पूछ लेता है कि विटामिन ए को और किस नाम से जानते हैं, तो एक तो हम रेटिनॉल के नाम से जानते ही हैं, लेकिन दूसरा हम बी कैरोटीन के नाम से भी इसको जानते हैं। और जो है विटामिन डी को भी पूछ लेता है, आर्गेस्ट्रॉल है तो फिर क्या है, तो इसका मतलब है कि विटामिन डी है। हाँ तो देखते हैं फिर। देखिए इट्स अ थायमीन। विटामिन B1 जो है उसको हम थायमीन के नाम से जानते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है उसको हम थायमीन कहेंगे। इसके जो सोर्सेस होते हैं उनको सोर्सेस की बात करें तो सोर्सेस जो होते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो साबुत अनाज हो गया, अंकुरित गेहूँ हो गया, खमीर, फली, सेम हो गया, और मछली, सूखी मिर्च, बिना पालिश वाली दालें और समुद्री जो भोजन होता है ये इसके विटामिन B1 के सोर्सेस होते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि B1, ठीक है, विटामिन B1 तो कहने के लिए बहुत इजी टॉपिक है और काफ़ी जल्दी तैयार भी हो जाता है, लोगों को पता भी रहता है ये टॉपिक। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं लोग उसको ध्यान नहीं देते, लगता है कि उनको कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें सारी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी हो जाता है, जो कि हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि भूख कम लगना, वृद्धि में मंदता रोग हो जाता है। एल्कोहल पेस्नी मानव, इसकी कमी से वर्निक्स सिंड्रोम और जो वर्निक्स सिंड्रोम होता है और कॉर्सकॉफ रोग होता है ये हो जाता है। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। विटामिन B1 की कमी से जो है ये जो लोग एल्कोहल का मतलब जो लोग दारू शराब पीते हैं उनमें क्या हो जाता है, और ये सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। विटामिन B2 को हम कहते हैं राइबोफ्लेविन, इसका रासायनिक नाम है, इसको आपको याद कर लेना है कि राइबोफ्लेविन है। देखिए इसका एक ट्रिक भी है, रथ एक ट्रॉफी,
तो ठीक है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। रत से हो गया रेटिनाल, था से हो गया थायमीन, मतलब ये ए विटामिन हो गया, और ये था जो है ये B1 विटामिन हो गया। ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, का से हो गया कैल्सीफेरॉल, और जो है ट्रॉफी हो गया टोकोफेरॉल, और ये जो विटामिन ई है उसको हम फिक्विनोन के नाम से जानते हैं। तो रत एक ट्रॉफी एक ट्रिक है, इसके ज़रिए भी आप याद कर सकते हैं। देखिए, जो विटामिन B1 होता है वो किस में पाया जाता है, तो दूध हो गया, पनीर, मांस, अंडे, फली, अंकुरित गेहूँ, मशरूम तथा हरी पत्तेदार सब्जियों में ये पाया जाता है। आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है और एफएमएन और एफएडी की तरह कार्य करता है। इसमें क्या होता है कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहने वाला है, ये पूछता है कि चिलोसिस रोग, जिसमें कि त्वचा, जीभ आदि फटने लगता है, तो ये किस में होता है। चिलोसिस देखिए जो होता है वो विटामिन B2 की कमी की वजह से होता है, और मसूड़ों में जो खून आना होता है एस्कर्बिक एसिड की वजह से होता है। तो अगर मसूड़ों में खून की बात करें तो एस्कर्बिक एसिड है, और चिलोसिस जो है इसमें त्वचाएँ फटने लगती हैं, तो वहाँ पर ये चिलोसिस रोग विटामिन B2 की कमी से होगा। B3 जो है उसको नियासिन हम निकोटीन अम्ल के नाम से जानते हैं, और इसका समृद्धि जो स्रोत है वो ईस्ट हो गया, दूध, मूंगफली, टमाटर, यकृत, गेहूँ, चना, शहद और अंडपीत हो गया। ये क्या काम करता है, तो स्वस्थ त्वचा और बालों के लिए, और ये सब क्या होता है कि ऑस्टियोथेराइटिस, पार्किंसन बीमारी, ये सब सिंड्रोम से क्या करता है, मुक्ति दिलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डर्मेटाइटिस D3 इसका बहुत ज़्यादा प्रचलित है, D3 के नाम से। चलो बेबी आओ, नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो देखिए, ये है साक्षी मैम, यहाँ बैठ के आम खा रही हैं और मुझसे पूछ रही हैं कि आम खाओगी। तो देखिए, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, विटामिन B3 हो गया, तो डर्मेटाइटिस रोग जिसमें जी, त्वचा और पपड़ियाँ पड़ जाती हैं, और शारीरिक वृद्धि कम हो जाता है, बालों का गिरना भी इसमें, और बाल जो सफ़ेद होते हैं, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो विटामिन B3 की कमी की वजह से होती हैं। नेक्स्ट है कि विटामिन B6, इसको हम पेंटाथेनिक के नाम से जानते हैं, सॉरी B5 है जिसको हम पेंटाथेनिक के नाम से जानते हैं, और ये साबुत अनाज हो गया, और ईस्ट हो गया, यकृत, मछली, मांस, मुर्गियों में ये ज़्यादा पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है कि TCA चक्र में NAD वगैरह, ये इससे पूछा जाता है कि इसकी कमी की वजह से कौन सा रोग होता है। तो ठीक है, तो इसमें पेलाग्रा हो जाता है, और ट्रिप्टोफेन के उपापचय में वंशानुगत विकृति भी देखी जाती है। B6 जिसको हम पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, और साबुत अनाज, दालें, मटर, केला हो गया, सोयाबीन, मांस, इन सब में ये अच्छे तरीके से पाया जाता है। और ये क्या काम करता है, अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन का उपापचय करता है, और ये रक्त अल्पता, मरोड़, मानसिक खराबी, इन सब के लिए जिम्मेदार होता है। B10 की बात करने वाले हैं, तो B10 कोई विटामिन नहीं होता, B9 होता है, इसमें रॉन्ग दिया है, B10 नहीं होता, B9 होता है, जिसको हम फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं, और ये हरी पत्तेदार सब्जियां इसमें जो होती हैं इसमें लिया जाता है। और आप जानते ही होंगे प्रेगनेंसी के दौरान भी फॉलिक एसिड जो है वो दिया जाता है, वो 500 mg दिया जाता है, और 100 mg आयरन दिया जाता है। तो आरबीसी के निर्माण में आवश्यक भूख बढ़ाता है, और इसकी कमी की वजह से मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। वहीं B12 की कमी हो जाती है तो परनीसियस एनीमिया हो जाता है। B12 को जिसको हम साइनोकोबालिन के नाम से जानते हैं, ये शैवालों में पाया जाता है, यकृत, मांस, मछली, अंडे तथा दूध में पाया जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है, कोई भी व्यक्ति है और अगर वो हरी पत्तेदार सब्जियां इन सब का सेवन कर रहा है, तो उसके अंदर कौन सी विटामिन की कमी देखी जाएगी, तो उसके अंदर विटामिन B12 की कमी देखी जाएगी, क्योंकि ये हरी सब्जियों वगैरह में नहीं पाया जाता, बल्कि ये जो एनिमल सोर्सेस हैं वहाँ से पाया जाता है। तो ये इसकी वजह से वही परनीसियस एनीमिया, जिसको हम घातक एनीमिया के नाम से भी जानते हैं, वो हो जाता है। एक विटामिन है B17, जिसको हम, ये आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, इसको लेट्राइल के नाम से जानते हैं। ये गेहूँ तथा घास में पाया जाता है। ये एक एंटी कैंसर युक्त होता है, मतलब इसमें विटामिन B70 जो होता है उसमें प्रति कैंसर के गुण पाए जाते हैं। विटामिन C को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, और आपको पता है कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन C पाया जाता है। ये क्या करता है कि दांतों और मसूड़ों के लिए अच्छा होता है। ये प्रति ऑक्सीकारक के रूप में भी वर्क करता है, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिससे मसूड़ों से रुधिर का स्राव होना, ये सब चीज़ें होती हैं। अस्थियां सख्त होना, अस्थियों व दांतों की वृद्धि रुकना, तो ये जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट है कि फैट सेल्युबल विटामिन, जिसको हम वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं, ADK होता है, और ये क्या काम करता है उनको देख लेते हैं। तो विटामिन A हो गया जो कि वसा में घुलनशील है, इसको हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं।
ये गाजर हो गया, टमाटर, पपीता, आम, दूध, मछली और यकृत तेल में पाया जाता है। ये किसके लिए ज़िम्मेदार होता है? तो ये एक अच्छी दृष्टि के लिए ज़िम्मेदार होता है। इसकी कमी की वजह से रतौंधी रोग हो गया, जिसमें कि रात में नहीं दिखाई देता है। जीरोप्थेलेमिया रोग हो जाता है, जिसमें कि नेत्र जो होता है उसकी जो कार्निया होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है, और वृद्धि जो मानसिक वृद्धि है वो भी थोड़ी कम हो जाती है विटामिन ए की कमी की वजह से। और डी जो होता है उसको हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। इसमें मछली, यकृत तेल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा विटामिन डी का संश्लेषण करती है। तो अगर हम ये बात करें कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो नेचर से हमारे प्राप्त होती है, तो वो विटामिन डी को भी हम कह सकते हैं। आंतों में कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में वृद्धि करता है और हड्डियों को नियंत्रित कैल्शियम निक्षेपण में भी सहायता करता है। बच्चों में जो रिकेट्स होती हैं ये किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की कमी की वजह से। और वहीं जब ज़्यादा एज हो जाती है, ओल्ड एज हो जाती है, तो उन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में पाया जाता है। ठीक है। विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई जो है उसको हम टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं, और ये अंकुरित गेहूँ, तेल, सूरजमुखी का तेल आदि वनस्पति वसा इन सब में पाया जाता है। ये प्रतिऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। प्रजनन अंग जो होते हैं उसमें सामान्य कार्य करने के लिए आवश्यक आरबीसी की संरचना और शरीर की पेशियों को संभालने में भी ये हेल्प करता है। तो ये प्रजनन विफलता, पेशियाँ कमज़ोर, आरबीसी के भूरेपन की वृद्धि जिसको एनीमिया कहते हैं, इन सब की वजह से, मतलब इसकी कमी की वजह से ये चीज़ें, बांझपन रोग भी आ जाता है। के 3 और होते हैं, मतलब के को हम विटामिन जो के है उनको हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक है K1 जिनको मेना क्विनॉन कहते हैं, K2 होता है और K3 होता है। ठीक है। 3 विटामिन होते हैं तो इनके रासायनिक नाम को ही पूछा जाता है। तो K1 को आप फ्लिक्विनोन कह सकते हैं, और K2 को मेनाक्विनॉन, और K3 जो है वो मेनाडियान कह सकते हैं। ठीक है। तो इनके रासायनिक नामों को ही पूछता है, बाकी और कुछ नहीं पूछता। तो पत्तेदार सब्जियां और अंडे, अंकुरित गेहूँ, बड़ी आंत में उपस्थिति जीवाणु और विटामिन के का संश्लेषण किया जाता है। रुधिर का थक्का जमने के समय में रुधिर अधिक स्राव ना हो, मतलब ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। मेन चीज़ यही है। तो देखिए विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए रोडोप्सिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। रोडोप्सिन दृष्टि रंगाओं के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, जिसके कारण हमें कम प्रकाश अथवा रात्रि के समय दिखाई देता है। ठीक है। लेकिन जब यही विटामिन की कमी हो जाती है तो रोडोप्सिन का जो संश्लेषण होता है वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कम प्रकाश या रात्रि में दिखाई नहीं देता। इसी को हम रतौंधी नामक रोग कहते हैं। उपरोक्त विटामिन का अधिक से हीनता छीनता, मतलब ये सब जो होगा, ये देखिए मेन टॉपिक यही था कि ये विटामिन ए हो गया, और बाकी इसमें जो दिया है बाकी ये इम्पॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें अधिक मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो है वो सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। तो क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ मक्का का ही भोज्य पदार्थ के रूप में ले रहा है तो वह किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो मक्का जो होता है उसमें विटामिन B3 की कमी होती है, इस वजह से उस व्यक्ति को पेलाग्रा रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए प्राणी जगत में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? तो वो सबसे ज़्यादा कोलेजन पाया जाता है। जो कठिन क्वेश्चन है उसी को करवा रही हूँ इसमें से। एक क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों में गंभीर कुपोषण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जस्ट 1 सेकेंड। तो ऊंचाई के लिए इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा कि ऊंचाई के लिए उम्र जेड स्कोर, और वजन के लिए ऊंचाई। मतलब अगर आप देखते हैं किसी भी बच्चे का गंभीर कुपोषण है किसी बच्चे को, तो किस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो ऊंचाई के लिए उम्र देखेंगे कि उम्र जो है उसकी मतलब उसकी ऊंचाई जो है, उसकी जो हाइट है वो उम्र के अकॉर्डिंग है कि नहीं। और वज़न के लिए ऊंचाई देखेंगे, मतलब उसकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग उसका वेट है कि नहीं। तो इस तरीके से आप गंभीर कुपोषण